तो दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बीजेपी का आइडली देखा जाए तो एग्जिस्टेंस था पर नाम अलग था और वो था भारतीय। सेकेंड इलेक्शन हुआ सीधा 1993 में। अन्ना हजारे एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। वो उनका ये मानना था कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समाज को सुधारने आए हैं। बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन के बारे में। आप सबको पता चल गया होगा कि जो दिल्ली इलेक्शन है वो 5 फेब को है और इसका जो रिजल्ट है वो 8 फेब को आने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप ज़रूर अपना मन बना सकते हैं कि आपको किस पार्टी को सपोर्ट करना है। हम किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते आपके ऊपर, बस हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो चर्चाएं शायद आपके घर, आपके मोहल्ले या फिर आपके ऑफिस में भी होती होगी और वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी अपना एक डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं अपने को होस्ट का, जिनका नाम है MK मौर्यवंशी। तो मनोज, एक बार फिर हम दोबारा चुनाव की चर्चा पे आ गए हैं, ठीक है। और आज आपके पिटारे में हमारे लिए क्या है? कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आप? नहीं, स्टार्ट तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया है, ठीक है। अब सिर्फ अगर बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन की तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं और जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि अब किसको वोट देना है। मनोज, जो दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास होंगे, ठीक है, चौंकाने वाले जो आपके पास हमेशा होते हैं। क्यों हम आज़ाद हुए 1947 में, ठीक है। तो पहला इलेक्शन दिल्ली में कब हुआ, ठीक है, इसके बारे में अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं उनके बारे में। करेक्ट। यस, 1947 में देश को आज़ादी मिली है, सबको पता है, बिल्कुल कॉमन सा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हर इंडियन को पता होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम दिल्ली के फर्स्ट इलेक्शन की बात करें तो 1952 वाज द ईयर जब फर्स्ट इलेक्शन दिल्ली में हुआ। और उस टाइम पे दिल्ली में 48 सीट्स होती थी, जैसे कि आज के टाइम पे 70 सीट्स हैं, तो उस टाइम पे 48 सीट्स थी। और जब इलेक्शन हुआ और जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स उस टाइम पे विन करी, 39 सीट्स कांग्रेस को मिली। बीजेपी का आइडली देखा जाए तो एग्जिस्टेंस था पर नाम अलग था और वो था भारतीय जनता संघ। उसके बाद फिर बीजेपी एग्जिस्टेंस में आया। उस टाइम पे उनको केवल 5 सीट्स मिली थी दिल्ली में और 4 सीट्स अदर्स को मिली थी। तो ये था फर्स्ट इलेक्शन और उसका रिजल्ट। और उस टाइम पे इस पूरे टेन्योर को जो इनको 5 ईयर्स करना होता है एक सीएम को कंप्लीट, 2 सीएम ने मिलकर किया था कांग्रेस के। और जो पहले सीएम थे दिल्ली के वो थे ब्रह्म प्रकाश और जो दूसरे सीएम थे वो थे गुरुमुख निर्मल सिंह। तो इस तरीके से दिल्ली का फर्स्ट टेन्योर हुआ। अब आप मुझे बताओ, आपका गेस वर्क क्या कहता है कि दिल्ली का सेकंड इलेक्शन कब हुआ था अगर पहला 1952 में हुआ है तो? 5 साल का कार्यकाल होता है और जिसमें आपने बताया कि 5 साल में 3 CM चेंज हुए, 2 सीएम नॉर्मली, 2 CM चेंज हुए, राइट। तो 57 में हुआ होगा या 58 में हुआ होगा दूसरा इलेक्शन? नॉर्मली आपकी कैलकुलेशन सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता दिल्ली में सेकंड इलेक्शन ना तो 57 में हुआ, ना ही 58 में हुआ, ना ही इवन 62-65 में हुआ। सेकंड इलेक्शन हुआ सीधा 1993 में। 1993 में? यस। और ये दिल्ली का सेकंड असेंबली था जो 1993 में हुआ। इसके बीच का जो ये गैप था, यहाँ पे जो विधानसभा थी उसको कह सकते हो कि समाप्त कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, अबॉलिश हो गई थी विधानसभा। और आप ये कह सकते हैं कि जो एक एक्ट है जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत दिल्ली में कोई भी इलेक्शन नहीं रहा। और 1993 के अंदर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ऑफ नेशनल कैपिटल, फिर ये इसको दर्जा मिला। और उसके बाद 1993 में सेकंड इलेक्शन या आप कह सकते हैं दिल्ली का सेकंड असेंबली सेट हुआ। जो बाजी मारी वो हमारी बीजेपी ने, ठीक है। बीजेपी ने विन किया इस इलेक्शन को और 3 सीएम ने मिलकर कार्यकाल को पूरा किया था। और बीजेपी के जो पहले सीएम थे वो मदन लाल खुराना बने, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने और फिर उसके बाद सुषमा स्वराज भी कुछ टाइम के लिए सीएम रही दिल्ली की। और 1993 के बाद फिर नॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में रहा। 1998 में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, शीला दीक्षित उस टाइम पे जीती। फिर उसके बाद 2003 में दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर कांग्रेस जीती, शीला दीक्षित फिर से सीएम रही। और फिर उसके बाद 2008 में फिर इलेक्शन हुआ और फिर शीला दीक्षित जीती, मतलब कांग्रेस जीती और शीला दीक्षित फिर से सीएम रही। तो 3 बार टेन्योर रहा शीला दीक्षित का, कांग्रेस की तरफ से वो सीएम रही।
और उसके बाद फिर ईयर आता है 2013, आम आदमी पार्टी आए जिसमें बीजेपी ने 32 सीट्स विन करी, 70 में से 28 करी आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद 8 सीटें कांग्रेस को भी, मतलब कांग्रेस का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म की तरफ चला गया। और नेक्स्ट इलेक्शन में सबको पता है वो खत्म भी हो गया था एग्जिस्टेंस उनका एक तरीके से। कुछ टाइम के लिए वो असेंबली बनी, फिर 1 साल का गैप था। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो 15 में इलेक्शन हुआ, केजरीवाल जी जीते। उसके बाद फिर 20 में हुआ, फिर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी जीती। तो ये हिस्ट्री बताती है कि इस तरीके से रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आम आदमी पार्टी बहुत प्रचलित नाम, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी इस पार्टी को आई बिलीव कि सभी लोग जानते हैं और अपना दमखम बना रखा है दिल्ली में। और आसपास किसी पार्टी को अगर आप देखोगे तो सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं ये लोग। पॉइंट ये है कि कैसे इसका स्टार्ट हुआ, क्योंकि बिल्कुल यंग पार्टी है, बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। क्या मुद्दे थे जिनके साथ ये आए और अब कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स, इतना ही एग्जिस्टेंस है इस पार्टी का। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो आपने जो फैक्ट्स बताया दिल्ली इलेक्शन के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अचंभित करके, आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी, बहुत सारे ऑडियंस को इसके बारे में नहीं भी पता होगा। पॉसिबल। ठीक है। दूसरा, अगर हम पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के बारे में, जैसा आपने बता दिया कि 2013 में पहली बार इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी आई, मतलब पूरी सीटें उनकी नहीं थी, 28 सीट पे ही उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन उससे पहले की बात करते हैं, ये स्टार्ट कैसे हुई। अन्ना हजारे का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वो तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमेशा से ही वो समाज सेवा में लगे रहे हैं। उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया और उस आंदोलन में लोग जुड़ते चले गए। बिल्कुल। और मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं कॉलेज में हुआ करता था, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं भी उस आंदोलन का पार्ट बना, और मेरे साथ मेरे पूरा परिवार, हम लोग गए थे वहाँ पे। मैं भी अन्ना की एक कैप मिलती थी, उसमें लगा के हम और नारे लगाते थे, ठीक है। एक अलग सा जोश था उस टाइम पे। जोश इस वजह से भी था क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ दिल्ली में 2 पार्टी देखी थी, राइट, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस के भी 3 कार्यकाल हो चुके थे, करेक्ट। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे दिल्ली के अंदर, जबकि ये एक भारत की राजधानी है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बदलाव नहीं थे जो विजिबल हो। तो लोग उससे ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रसित महसूस करते थे। उनको जैसे ही एक तीसरा विकल्प उनको नजर आया, ठीक है, तो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब अन्ना हजारे आए थे, एक लोकपाल, जन लोकपाल बिल को लाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी। उसमें फिर अरविंद केजरीवाल जी जुड़ गए, कुमार विश्वास जी जुड़ गए, मनीष सिसोदिया जुड़ गए, और ऐसे ही कुछ बड़े बड़े नाम जो आज के टाइम में एक अलग अलग क्षेत्र में भी बेहतर कर रहे हैं। कुछ आज भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ उनसे अलग होकर अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। राइट। अब बात करते हैं कि जब ये पार्टी का जो बनाने का विचार हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी का था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप सत्ता में या फिर संविधान के अंदर कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो वो सड़क पर बैठ कर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको इलेक्शन लड़कर आपको विधानसभा पहुंचना होगा, जहां पे सरकार बैठकर आपस में संविधान में कुछ चेंजेस करती है, जिसके थ्रू वो जन लोकपाल बिल लेकर आ सकते थे। करेक्ट, ठीक है। अन्ना हजारे एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। वो, उनका ये मानना था कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समाज को सुधारने आए हैं, और समाज को सुधारा बिना राजनीति में उतरे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन लोगों के विचारों में मतभेद हुआ, और बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिया और उन्होंने पार्टी का गठन किया। बहुत जोरों शोरों से इस पार्टी की शुरुआत हुई। एक युवा पार्टी, यूथ का उनके ऊपर इतना अंधा विश्वास था, क्योंकि जिस तरीके के वाक्य वो बोला करते थे कि जब मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल पास करवा दूंगा, ठीक है। जब मेरी सरकार आ जाएगी तो मेरे पास 300 पन्नों का एक इतने सारे सबूत है, जिसमें शीला दीक्षित को 1 महीने के अंदर मैं जेल में डलवा दूंगा, 1 महीने के अंदर अंदर। जब मेरी सरकार आ जाएगी तो आम आदमी, क्योंकि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी है, मैं खुद भी एक आम आदमी हूँ, तो मैं किसी तरीके का सरकारी आवास नहीं लूँगा, और मैं सरकारी गाड़ियों में नहीं घूमूंगा, किसी तरीके के सुरक्षा कर्मी नहीं रखा करूँगा अपने पास। तो लोग उससे अपने आप को कनेक्ट करते थे, क्या ये तो हम में से कोई एक है, करेक्ट, ठीक है। और ये जो लोगों का विश्वास था ना, ये विश्वास उन्होंने वोट में तब्दील कर लिया, ठीक है। और एक बार उनको, मुझे ये भी याद है, उनको वाकई याद है, मैं चाहूँगा कि हम ये क्लिप लगा दें, अगर वो क्लिप हमें मिली तो।
जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, हाँ। ठीक है, कि जब मेरी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीजेपी का या फिर कांग्रेस पार्टी का कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ गठबंधन करके कभी सरकार नहीं चलाऊंगा। Correct. लेकिन जब 2013 में पहली बार जब उन्होंने इलेक्शन में उतरे, जब उनको मात्र 28 सीटें मिली, तो उन्होंने पहला वादा उसी टाइम से तोड़ दिया उन्होंने अपना, और उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, जो कि बाद में सरकार गिर गई और एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा। बिल्कुल। लेकिन उनका विश्वास फिर भी लोग, क्योंकि उनके ऊपर अंधविश्वास करते थे, हाँ, अपना बेटा मानते थे, घर घर के बेटे बन गए थे वो। तो दोबारा इलेक्शन हुआ, तब उन्होंने पूरे 67 सीट वो लेकर आए, ठीक है, पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। और जब वो पहले टेन्योर में आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं 15 दिन में जन लोकपाल बिल इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं मिली। राइट। तो लोगों ने बोला कि चलो इसको पूर्ण बहुमत की सरकार दिलवाते हैं और 15 दिन में जन लोकपाल बिल लेकर आते हैं। ट्रू। अब उन्होंने बाद में ये बोला कि 15 दिन में जन लोकपाल बिल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसके पीछे ना कुछ टेक्निकल कारण है, जो इसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा और इतने ऊंचे पद पे था, क्या उसको पहले ये टेक्निकल नॉलेज नहीं थी कि कोई भी पार्टी सरकार अगर बनाती है दिल्ली के अंदर तो वो 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल नहीं लेकर आ सकती। करेक्ट। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं उनकी बातों की करूं, ठीक है, बातें तो बहुत सारी है जो अगर मैं बात करूंगा तो 2 दिन तक लगातार बोलूंगा। हर समय हर वक्त वो अपनी वादों पे पलटते रहे। मैं उनके ऊपर ये सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो जनसाधारण की जो धारणा है, ठीक है, जो उनके क्वेश्चन है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ। अभी मेरे पास सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, लेकिन उसको अभी साइड में रखते हैं। आपको क्या लगता है, चलिए उनका पहले टर्म के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, या फिर उनके सेकंड टर्म के बारे में बात करूं, या फिर अगर उन्होंने अपने पैर पसारने की कोशिश की लोकसभा इलेक्शन में भी, अगर मैं उसकी बात करना चाहूं आपसे, फिर अगर उनकी जो प्रेजेंस की बात करूं पंजाब में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है अभी तक वो पार्टी कहाँ तक पहुँची है, कितना आगे और जाएगी? अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, जिसपे उस पार्टी की छवि और ख़राब हुई है, ठीक है। आप एक साधारण व्यक्ति के तरीके से, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आपका क्या मानना है? मैं अगर इस पे बात करूँ तो मेरे मत जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से अगेंस्ट है पार्टी के या पूरी तरीके से फेवर में। बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, मैं इसको इसी तरीके से मतलब कैटेगराइज करूंगा कि हाँ, कुछ एरिया से जहाँ पे काम हुआ है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम कितनी भी बातें करें। हम ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने या दिल्ली में जो काम हो कांग्रेस ने नहीं किया। अपने 3 टर्म्स में उन्होंने भी बहुत काम किया। आज दिल्ली जो मेट्रो में इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हम देखते हैं मेट्रो की, दैट इज जस्ट गिवन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, तो हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक जो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक गैप जो फिल होना था वो अभी भी बाकी है, क्योंकि प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए हैं। जो आपने बोला, चाहे ये जन लोकपाल वाली बात हो या फिर हम बात करें कि अपनी बातों को बोल के बातों से ही मुकर जाना, चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं। यस, काम हुआ, आपने फ्री बिजली बोली, आपने की अनडाउटली, आपने फ्री पानी बोला, लोगों को मिल रहा है अनडाउटली, आपने ट्रांसपोर्टेशन में फीमेल्स को फ्री में मतलब ट्रैवल करने का एक मौका दिया, जिसमें उनको कहीं ना कहीं इंडिविजुअली या सेल्फ लेवल पे फ़ायदा तो हो रहा है। बट एट द सेम टाइम फिर अगर आप स्कूल में एजुकेशन के लेवल की बात करते हो, अनडाउटली बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी इसको जाके जज किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कभी भी नहीं हो पाएगा, चीज़ें बेटर हुई हैं। अगर आप मेडिकल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो येस, वहाँ पे भी इंफ्रा बेटर हुआ है, लोगों अभी तक जो आता है ये निकल के आ रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल कहानी यही है। चैलेंजेस की बात करें तो येस, दिल्ली पॉल्यूशन में बेकार थी, उसके मेजरमेंट्स आप नॉर्मली नहीं ले पाए, यह आपका एक तरीके से फेलियर है, क्योंकि आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पॉजिटिव्स मिल रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट में हो, तो आपको पब्लिक नेगेटिव से भी रूबरू करवाएगी। सेकेंड, यमुना बहुत बड़ा, और आपने कब से इसके बारे में बात की हुई है कि हम क्लीन करेंगे। साबरमती रिवर को अगर क्लीन किया जा सकता तो यमुना को भी किया जा सकता था, लेकिन वही है कि मेजर्स नहीं लिए गए, उस तरीके के मेजर्स नहीं लिए गए जिस तरीके के लेने चाहिए थे। तो नटशेल में आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, लेकिन नटशेल में आप ये भी नहीं कह सकते कि काम वो हुआ जो प्रॉमिस हुआ। अभी भी बहुत सारी धारणाएं इस तरीके से चल रही है, और जो कि हम नॉर्मली मीडिया में देख भी रहे होते हैं। तो मेरा ये है।